अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के किसी भी डिपार्टमेंट, इदारे या अफराद अपने इज्तिमाई मफादात, जदोजहद और हकूक़ के असूल के लिए बाहमी मुशावरत से जो राय कायम कर लेते हैं, इसे तंजीम या यूनियन का और मंशूर तरतीब दिया जाता है। यही तंजीम, पॉलिसी या मंशूर इन्हीं अफराद के इज्तिमाई मफादात को सिक्योरिटी मुहैया करता है और इस अफरादी सिक्योरिटी की ज़मानत इस तंजीम पर मुश्तमिल अफराद, अरकान या मेंबर्स के खुफिया रायदही पर जनरल बॉडी तश्कील दी जाती है। पाकिस्तान के इदारों में भी ऐसी तंजीमात या यूनियन अफराद के इज्तिमाई मफादात के लिए काम नाजरीन कर रही हैं। इस यूनियन पर मुश्तमिल अफराद में सोचो फिक्र या नजरिया जमहूरी या जमहूरियत इनका हथियार होगा तो लामाला नाज़रीन यूनियन फले फूले और तरक्की करेगी। पाकिस्तान के इन्हीं इदारों में एक इंतहाई आम इदारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA है, जो एक तरक्याती इदारा है जिसने अपने क़याम के बाद जहां अपने नामसाद आलात के बावजूद इस्लामाबाद का मास्टर प्लान तरतीब दिया, वहां इसके कुछ अर्सा बाद अदारा के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए CDA एम्प्लॉयज यूनियन का क़याम अमल में आया। इस मजदूर यूनियन के दो आम किरदार पाशा ग्रुप और चौधरी यासीन ग्रुप का रहा है, जो अरसा दराज तक एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल रहे हैं और आज भी मद्दे मुकाबिल हैं। ज़ाहिर नाज़रीन, अच्छी अपोजिशन होगी तो बड़े सर इक़्तिदार ग्रुप को एक अच्छा CDA एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पाशा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इज्जत कमाल पाशा अपने वालिद साहब की तकलीफ करते हुए यूनियन के मैदान में आज छाए हुए और आज हमारे दरमियान इज्जत कमाल पाशा मौजूद हैं। आए इनसे आज CDA में पाई जाने वाली बेज़ाब्तियों, मजदूरों के हकूक़ की पामाली, साबका और मौजूदा CBA की 14 साल कारकर्दगी, MCI और CDI इशूज़, वर्कर्स की तनख्वाहों का मामला और हुकूमत की तरफ से 16,000 खानदानों को बेरोजगार करने का जो मंसूबा है, इनसे पूछते हैं कि वो क्या है। तो अस्सलाम वालेकुम इज्जत साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम बाबर मुगल साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी भी खैरियत है। आपने आज प्रोग्राम आलम में आपने टाइम दिया, तो सबसे पहले ये फरमाएं कि आप यूनियन साजी में कैसे और क्यों कराए, क्योंकि आइंदा CDA एम्प्लॉयज यूनियन के इंतखाबात भी मुतव्वक़ हैं। तो चूंकि मजदूर की जो मजदूर जो है ना, किसी भी इदारे या डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए आपके पास क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाबर मुगल साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान में, जिसको इस्तेमाल किया जाता है अपना मौक़िफ़ और अपना मंशूर और अपनी जो परेशानियां हैं वो ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए। तो आपने हमें ये पाशा ग्रुप को ऑन बिहाफ ऑफ CDA एम्प्लॉइज आपने ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है और मैं आपका निहायत मशकूर हूँ और माजरत खा भी हूँ कि कुछ ऐसे मामलात की वजह से बीच में मैं आपके साथ पैचअप नहीं कर सका, तो प्लीज मेरी माजरत भी कबूल करें। आप हमारे प्यारे भाई हैं और हम की आवाज है। जहां तक CDA एम्प्लॉयज यूनियन पाशा ग्रुप का ताल्लुक है, तो क्योंकि आप भी सहाफत से रिलेटेड हैं, तो पाशा ग्रुप की 38 साल तारीख है और ये शुरू होती है मेरे वालिद से और माशाल्लाह आज भी कंटिन्यू है। और
इसके प्लेटफॉर्म से अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँ पाशा ग्रुप की सीडीए में, तो ये सीडीए का इदारा जो है ये पहले रेगुलर इदारा नहीं था। यहाँ पे मुलाजमीन जो है वो डेली वेजेस की बेसिस पे काम करते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाशा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मेरे वालिद साहब के दौरे इक्तदार में इसको हमने ज़िया-उल-हक रजीम के अंदर इसको हमने रेगुलर करवाया, सीडीए अस्पताल का क़याम करवाया, इसी तरह ग्रेवयार्ड्स हैं, कब्रिस्तान है, मसीह बरादरी के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, इनका क़याम करवाया। इसके अलावा तकरीबन 4,500 मुलाजमीन के करीब जो है वो भर्ती इस इदारे में हमारे प्लेटफॉर्म से हुई, और डेली वेजेस मुलाजमीन जो काम करते हैं सीडीए में, हमारे दौरे इक़्तिदार में 2700 के करीब मुलाजमीन को रेगुलर करवाया गया। इनको मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और इस किस्म के लातादाद, और सबसे बढ़ के एक हज पॉलिसी का क़याम करवाया गया। हज पॉलिसी के तहत सीडीए से मुलाजमीन जो हैं वो हज पे जाते हैं। इसी तरह मसीह बरादरी के भाइयों के लिए वेटिकन सिटी का क़याम कराया गया। तो एक मुतअद्दिद तारीख है और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। अगर मैं शुरू हो जाऊं तो शायद प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाए, लेकिन ये चंद चीदा चीजें जो हैं हमारे प्लेटफॉर्म से हुई थी। तो इसी मिशन को, आपका जो सवाल था, इसी मिशन को कंटिन्यू करने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं ये चाहता हूं कि जो हमने किया सो किया, अब आगे नया प्रोग्राम एजुकेशन के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से, महकमे को फाइनेंशियली मजबूत करने के हवाले से क्या होना चाहिए। अच्छा पाशा साहब, ये फरमाइएगा कि सीडीए एक तरक्याती इदारा है, तो इसमें कोई शक नहीं कि माली तौर पर कमज़ोर ये हुआ है। तो आप ये फरमाएं कि आपके वालिद साहब इस इदारे के बड़े असरदार तक सीडीए एम्प्लॉयज यूनियन के उसमें सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और मतलब सियासत पे सेक्रेटरी रहे हैं, और आप सियासत पे उछा रहे हैं। तो आप ये फरमाइएगा कि इसकी बेहतरी के लिए मजीद क्या कोई डेवलपमेंट हो सकती है? कि माशाल्लाह जो आप वाले साहब ने जो वर्क किया, वो काम किया, वो आज भी वो मुंह बोता सबूत है। मुगल साहब, बड़े अफसोस के साथ मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, 2006 तक हमारा इक़्तिदार रहा। हम तकरीबन 8 मरतबा सीबीए बने, और ये तकरीबन कुल 27 साल के ऊपर इसका टेन्योर बनता है। इस टेन्योर में मैंने जो आपको काम गिनवाए, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब ने ये जब मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद ये जो इसका कयाम किया गया, तो यही इदारा सीडीए, इसने 10 अरब रुपए का लोन हुकूमत वक्त को उस वक्त दिया था, और हुकूमत वक्त से अपना लोन भी वापस लिया और उस पर डिविडेंड भी कमाया। तो ये इदारा कोई माली बुरान का या खस्ता हाली का शिकार नहीं था। 2006 तक जब तक हम इक़्तिदार में रहे, मेरे वालिद साहब और पाशा ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हमने हर लैंड माफिया का रास्ता रोका, कब्जा ग्रुप का रास्ता रोका, गलत भर्तियों के हवाले से या पैसे लेके उसके एवज जो है वो गलत किसी और प्रमोशंस करवाने के, हर वो काम जिससे सीनियरिटी मारी जाए या जिससे इदारे की जो बैकबोन है मेरिट, उसको डैमेज किया जाए, उसके सामने पाशा ग्रुप सीसा पलाई दीवार बन के खड़ा रहा, जिसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा, जो मेरे वालिद साहब के साथ किया गया उसके बाद। लेकिन हमें उसका दुख नहीं है, क्योंकि यूनियनिज्म का मकसद ही इदारे का तहफ़्फ़ुज़ और मुलाजमीन के चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आप यूनियन नहीं है, फिर आप एक अदद माफिया बन जाते हैं। अब 2006 के बाद चौधरी यासीन साहब का सीबीए आया। 2006 से लेके आज 2020 है, 11 साल चौधरी यासीन साहब ने सीबीए गुजारा, और अब इस वक्त अमानुल्लाह खान साहब एक और ग्रुप है जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है। अब 11 साल जो यासीन साहब का दौर है, अगर उसमें आप देखें तो आज क्या वजह है कि ये इदारा आज मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से कासर है? आया ऐसा क्या हुआ कि हमारा इदारा सीडीए आज हर दूसरे दिन कोर्ट में खड़ा होता है? कभी हाई कोर्ट बुला लेती है, कभी सुप्रीम कोर्ट बुला लेती है, आए दिन अफसरान को नोटिस जारी हो रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि चौधरी यासीन साहब ने इकरा बा परवरी अपना पूरा खानदान सीडीए में भर्ती करवाया, फिर उसके बाद मेरिट की धज्जियां उड़ाई, अपने चंद खास लोगों को गलत, जब आप एक बंदे को गलत प्रमोट करते हैं तो आप 50 लोगों की सीनियरिटी को तबाह कर देते हैं।
जब आप सीनियरिटी को तबाह करते हैं तो इदारे के अंदर एक डीमेरिटाइजेशन का एक स्लम आ जाता है। उस स्लम के आने से फिर हर बंदा जो है वो टग ऑफ वॉर में लग जाता है और वो ये कोशिश करता है कि पैसे दे के मैं काम करवा लूं, दूसरा कहता है पैसे दे के मैं काम करवा लूं। तो एक करप्शन का बाजार चौधरी यासीन साहब जो अब रिटायर हो चुके हैं उन्होंने सीडीए में सरगर्म रखा। मतलब कि मैं आपको अगर 3 लफ्जों में बताऊं तो भर्ती के पैसे लिए गए, ट्रांसफर के पैसे लिए गए, प्रमोशन के पैसे लिए गए, क्वार्टर अलॉटमेंट के पैसे लिए गए, बेवगान फंड्स में पैसे लिए गए, हर चीज के अंदर उसकी कीमत लगाई गई, जिससे आज ये इदारा खस्ता हाली, बदहाली, आज हमारा इदारा जो है वो प्लॉट बेच के तनख्वाहें दे देता है। लेकिन इतनी बदनसीबी है कि यहां पे कोई अक्लमंद ना यूनियन लीडरान है ना ही अफसरान है उस प्लॉट पे कोई प्रोजेक्ट शुरू करके ये नहीं सोचते कि यार हम इससे इनकम कमा के इदारे को भी फाइनेंशियली मुस्तहकम करें और गवर्नमेंट के ऊपर से भी अपना बर्डन हटाएं और इस इदारे को माली तौर पे मजबूत करें। और इसके साथ मैं मुगल साहब अगर आपकी इजाजत हो तो एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं कि जिस वक्त बरसरे इक्तदार, चाहे वो हुकूमत पाकिस्तान हो चाहे वो कोई यूनियन हो, उसके एवज एक ऑपोजिशन होती है और उस ऑपोजिशन का ये काम होता है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। लेकिन हमारी बदनसीबी सीडीए में ये रही कि जब यासीन साहब का दौरे इक्तदार आया तो मेरे वालिद साहब मरहूम बीमार हो गए थे, तो पाशा ग्रुप जेर अताब आ गया, यूनियन स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं रहा, तो मद्दे मुकाबिल जो अपोजिशन का किरदार मिला वो अमानुल्लाह खान साहब को मिला। और अमानुल्लाह खान साहब ने क्या किया कि बजाय जब चौधरी यासीन साहब अपने खानदान को भर्ती करवा रहे थे उसको रोकते, वो गैर कानूनी जो भर्तियां हो रही थी उसको रोकते, वो भी इसमें मुलव्वस हो गए। अगर 10 जाली भर्तियां यासीन साहब ने कराई तो बतौर अपोजिशन अगर ये उसको रोकते तो इदारे में आधी करप्शन तो वैसे ही रुक जाती। यही काम है अपोजिशन का कि गलत काम की निशानदेही करना। तो लिहाजा अपोजिशन की सूरत में अमानुल्लाह खान साहब, सीपीए की सूरत में यासीन साहब, ये पिछले 15 साल में इस इदारे को, इन दोनों माजरत के साथ मेरे चाचे भी लगते हैं, दोनों नाअहल लीडर थे, इन्होंने इसको लूट कसूट और एक बदमाशी का बाजार और एक इंक्रोचमेंट पूरे इस्लामाबाद में और एक कब्जा माफिया को एक छतरी दी गई। और जो सीबीए का जो दफ्तर है सीडीए के अंदर यूनियंस के लिए, वो मजदूरों की फलाह बहबूद को छोड़ के उसने प्रॉपर्टी डीलरों को, इन्वेस्टरों को, कब्जा माफिया को, ठेकेदारों को प्रिविलेज देना शुरू कर दी। तो अब अगर ऑपोजिशन भी लूटे, सीबीए भी लूटे, तो मुझे बताएं ना सीडीए का मुलाजिम कहां जाए। तो ये एक ऐसा, फिर इसके बीच में अब मैंने, क्योंकि मैं खुद इंग्लैंड से क्वालिफाइड हूं, मैंने मुगल साहब मास्टर्स किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर कवेंट्री यूनिवर्सिटी से। उसने अपने वालिद के अलम को बुलंद किया और एनआईआरसी के थ्रू 25% कोटे पे मैं अपनी यूनियन का रजिस्टर्ड जनरल सेक्रेटरी हूं और पढ़ा लिखा आदमी हूं और इंशाअल्लाह ताला इस माफिया का मुकाबला करूंगा और इस इदारे को हम इंशाअल्लाह ताला दोबारा अपने पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं जनाब। अच्छा, इसे साहब ये फरमाएं कि आप अभी माली बेज़ाब्तियों की बात कर रहे हैं, तो अगर एहतसाब के इदारे में अगर जो यासीन साहब आते हैं या दीगर आते हैं तो उसमें ज़ाहिर है बड़ा अर्सा रहा है आपके वालिद साहब का दौर, तो इसमें कोई शक नहीं कि आपके वालिद साहब को भी एहतसाब के इदारे में लाना पड़ेगा फिर। जनाब अली, मैंने आज से 1 हफ्ता पहले एक अखबार में फोरम किया, कैपिटल सिटी, आई थिंक कैपिटल पोस्ट में, राजपूत साहब ने मेरा एक फोरम किया, तो वो बड़े हैरान हुए और मैंने उसमें ये क्लेम किया और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत पाकिस्तान, नैब और तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से ये अपील भी करता हूं, ये दरख्वास्त भी करता हूं कि सीडीए के अंदर मौजूद तमाम यूनियन लीडरान के असासों की तहकीकात कराई जाए, बाशमूल इज्जत कमाल पाशा, बाशमूल फरद कमाल पाशा। हम अपने 28 साल दौरे इक्तदार की एक एक चीज को अवाम की अदालत में रखने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको ये बता भी दूं कि फरद कमाल पाशा साहब को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई नैब की तरफ से, तो नैब की तरफ से फरद कमाल पाशा साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है, उसका बाकायदा डॉक्यूमेंटल एविडेंस हमारे पास मौजूद है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल मैं यूनियन फंड
जो हमने इस्तेमाल किया, बल्कि मैं आपको मिसाल इस तरह समझा देता हूं कि फरद कमाल पाशा साहब ने सीडीए का अस्पताल बनवाया, अल्लाह ताला ने बनवाया और उनके तुफैल बना। उनकी बीमारी में उनका सारा इलाज बाहर से हुआ, सीडीए अस्पताल से नहीं हुआ। 1 रुपया अगर बता दें, अगर हमने सीडीए का इस्तेमाल किया हो तो हम जिम्मेदार। ग्रेवयार्ड्स बनवाए, कब्र अपने गांव में हमने उनकी की। हत्ता के सीडीए को पेंशनेबल उन्होंने करवाया, अपनी जिंदगी में उनको पेंशन नहीं मिली सीडीए से। उनके फोत होने के बाद मैंने उनकी पेंशन अप्रूव करवाई। तो मकसद कहने का यह है कि अगर आपने किसी को जानना है या किसी के बारे में तहकीकात करनी है, तो उसमें तो आपको उनका लाइफस्टाइल, उनकी लग्जरीज, उनकी एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड, ये सब चेक होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास कानूनी इदारे हैं। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से उनको दावत देता हूं, आए और सीडीए में जितने यूनियन लीडरान हैं उनके असासों की तहकीकात करें, उनके बच्चों की तहकीकात करें, उनकी डिग्रीज की तहकीकात करें, उनके घरों की तहकीकात करें, उनके फाइनेंशियल फंड्स की तहकीकात करें। और इन तहकीकात में सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूंगा और अपने वालिद को पेश करेंगे। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो यूनियन फंड की मद में लाखों रुपया महाना यूनियंस के जनरल सेक्रेटरीज के अकाउंट्स में आता है, ये अरबों खरबों रुपया बनता है, ये कहां जा रहा है? अगर मुलाजिमीन खुद अदालतों में जाके अपने केस लड़ रहे हैं, चाहे 786 मुलाजिमीन हो जिनको रेगुलर नहीं किया जा रहा, आज वो भी कोर्ट में अपना केस खुद लड़ रहे हैं, तो फिर यूनियंस का मकसद क्या है मुगल साहब? यूनियंस 50 रुपया मुलाजिमीन की तनख्वाह से फंड क्यों लेती हैं? अगर बेवगान को फंड नहीं मिलने हैं, हम तो देते रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है, लेकिन क्या ये 14-15 साल में ये जो अरबों खरबों रुपए की जो यूनियन फंड में हेरा फेरी है, इसका आया कोई ना कोई तो हिसाब किताब होना चाहिए ना जनाब। तो ये बिल्कुल हम हाजिर हैं इसके लिए। अच्छा, आप पाशा साहब ये फरमाइएगा कि आइंदा कोई सीडीए की निजकारी के हवाले से कुछ प्लान हो रहा है, तो इस हवाले से वर्कर्स की वर्कर्स का क्या मुस्तकबिल है और इसके लिए क्या प्लान किया गया आप लोगों को? मुगल साहब, मैं आपको, अगर मुझे आप इजाजत दें, तो जिस वक्त ये एमसीआई का क़याम किया गया इस्लामाबाद के अंदर, तो उस वक्त बरसर इक़्तिदार चौधरी यासीन साहब थे, और चौधरी यासीन साहब को स्टैंडिंग कमेटी जो सी सेनेट की कायमा कमेटी है, उसने जो सा है वो बुलाया और उसके सामने ये पेश हुए बतौर सीबीए जनरल सेक्रेटरी, जो कि गैर कानूनी था। और वहां पे इन्होंने ये एग्री किया कि सीडीए को जो सा है वो तकसीम किया जाए, और सीडीए के हवाले से वहां पे इनके सामने एक डॉक्यूमेंटल जो सा है वो एक आप कह लें कि प्रपोजल रखा गया। उस प्रपोजल में इनसे ये पूछा गया कि आप बतौर सीबीए हमें ये बताएं कि अगर एमसीआई मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इलेक्शंस इस्लामाबाद में होते हैं तो उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट सीडीए के इदारे और एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स पे क्या होगा। तो दे वर इनवाइटेड फॉर द हियरिंग, और हियरिंग के ऊपर इन्होंने जाके ये वहां पे क्लेम किया जी कि हम एज प्रपोज्ड इन द बिल, जो बिल हुकूमत पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत लाना चाह रही है, हम उसको मनोवन तस्लीम करते हैं। आपने सीडीए को तकसीम करना है, चौधरी यासीन साहब ने कहा आप करें। आपने इसके एम्प्लॉइज को अगर गोल्डन हैंडशेक देके फारिग करना है, एज पर पॉलिसी करें। अगर आपने इसके एम्प्लॉइज को डेली वेजेस पे कन्वर्ट करना है, जिनकी सर्विस मैच्योर नहीं है 25 साल तक, उनको करें। उसके बदले में इन्होंने एक सीट मांगी, वो सीट थी डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, विच इज गोना बी द सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन। जो सेक्रेटरी ऑफ द कमीशन होगा पूरे बल्दियाती निजाम का, जो डेवलपमेंट को, फाइनेंस को, इन चीजों को देखेगा। इन्होंने कहा कि ये सीबीए का सेक्रेटरी है उसको दे दी जाए सीट, और इसके एवज इन्होंने ये बिल मंजूर करवाया, जबकि क्लियर कट सीडीए के ऑर्डिनेंस को अमेंड किए बगैर आप सीडीए की एक ईंट भी नहीं हिला सकते। फिर मेरे वालिद साहब के 3 एग्रीमेंट है इंतजामिया के साथ, पेंशन का, प्लॉटों का, अलाउंसेस का, वो एक लीगल बाइंडिंग है हमारी हुकूमत पाकिस्तान के साथ। उसको अमेंड किए बगैर आप एक ईंट नहीं हिला सकते। फिर सबसे बढ़ के सीडीए के 16,000 मुलाजमीन से रिटन कंसेंट फॉर्म लेना है,
कि मैं बखुशी एमसीआई में जाने को तैयार हूं, और उस पे भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन है कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता, और उसके किसी भी अलाउंसेस, उसकी पेंशन, प्लॉट, भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कोटे, हज पॉलिसी, तमाम तर मरात उसको तहफुज हासिल है पाशा साहब के एग्रीमेंट के तहत, मेरे वालिद साहब के। तो लिहाजा जब ये एग्रीमेंट हो गया, एमसीआई का एक नामुकम्मल बिल बन गया, तो ये इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन हो गए, एमसीआई आ गई। अब एमसीआई क्योंकि एक गैर फआल इदारा है, ना उसका फाइनेंस है, ना उसका लॉ है, ना उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, ना उसके पास मैन पावर है। ऑलरेडी एक इदारा सीडीए इस्लामाबाद में काम कर रहा था। यही सीडीए का मुलाजिम है मुगल साहब, जिसने पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत शहर और दुनिया का टॉप 10 सिटीज में इस्लामाबाद आता है, ये इसी मुलाजिम ने बनाया। ये यही इदारा है जिसने यहां पे सेक्टर डेवलपमेंट की। ये यही इदारा है जो यहां पे इंक्रोचमेंट, मैं ये नहीं कहता कि हम हाजी हैं या सीडीए के मुलाजिमीन या अफसरान, हाँ यहां पे बहुत बड़े लैंड माफिया, करप्ट अफसरान का कब्जा है सीडीए के अंदर, डीएमजी ग्रुप का कब्जा है सीडीए के अंदर, करप्ट कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जो नौकरी नहीं करते हैं, मैं इससे इनकारी नहीं हूं, लेकिन परफॉर्मेंस देखें ना आप। फिर एमसीआई के बनने के बाद एक टग ऑफ वॉर, एक जंग शुरू हो गई। चौधरी यासीन साहब को जब सीट नहीं मिली तो फिर इन्होंने पब्लिक पिटिशनें शुरू कर दी, मुलाजमीन को दोबारा मुतमईन करने के लिए जी कि मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये अब एक एमसीआई का जो सा है वो नामालूद और डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो चुका है, अब इसने तो पनपना है। आज 5 साल हो गए हैं मुगल साहब, आप देखें सैनिटेशन की हालत देखें, इस्लामाबाद कचरा कुंडी बन चुका है, ठेकेदारी निजाम आ चुका है, एनवायरमेंट को ये ठेकेदारी निजाम पे लेके जाना चाहते हैं। लिहाजा इस हवाले से फिर एक और अभी रिसेंटली 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ कि सीडीए की 14 डायरेक्टरेट्स आप मिनिस्ट्रीज के हवाले कर दें, जिसमें स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, एमपीओ है, एनवायरमेंट है, सैनिटेशन है, उसके बाद फायर ब्रिगेड है। तो मैं हैरान हो गया कि सीडीए के हम पहली वाला दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में तबाही और बर्बादी है, इंक्रोचमेंट, रेडी वाले, छाबड़ी वाले, रेत बजरी के ठिये वाले, वो जगह जगह नजर आते हैं। ये यूसी चेयरमैन और ये सीडीए की बदमाश इंतजामिया और ये करप्ट मेयर, ये उनको ये ठेके दे रहे हैं, उनसे मंथलियां ले रहे हैं। ऊपर से हुकूमत पाकिस्तान का एक और डिसीजन कि 14 सेक्रेटरीट्स को जो सा है वो आप मिनिस्ट्रीज के हवाले कर दें। अब मुझे ये परेशानी है कि अब उसमें हजारों मुलाजमीन है मुगल साहब, वो कहां जाएंगे, उनके मराद का क्या बनेगा। और इन्होंने भी वही काम किया कि बगैर ऑर्डिनेंस को अमेंड किए, या हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाशा ग्रुप है, अमानुल्लाह ग्रुप है, यासीन ग्रुप है, हमारे साथ बैठ के उसको डिस्कस करें, हमारे साथ बैठ के जो सा रूल्स ऑफ बिजनेस को तय करें। इन्होंने ये नहीं किया। मैं समझता हूं कि चौधरी यासीन साहब ने सीडीए को बेचा, और जो मौजूदा सीबीए अमानुल्लाह खान साहब वो इसको हैंड ओवर करने के चक्कर में है। लिहाजा कोई रुकावट नहीं है बतौर सीबीए। इस पे हमने रिट पिटिशंस की हैं हाई कोर्ट के अंदर। मैं अब आपको उसकी जो क्लैरिफिकेशन दे दूं, हम हाई कोर्ट गए हैं जी। हमारी हाई कोर्ट में जो रिट पिटिशन है उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हमारी रिट पिटिशन है 1637, जो बाकी यूनियंस ने भी की है रिट पिटिशंस हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें एक जैक बनी है जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें अमानुल्लाह ग्रुप है, पाशा ग्रुप है, फेडरेशन है, और उसके अलावा 2 ऑफिसर एसोसिएशंस हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल पिटिशंस हर किसी ने अपनी अपनी की है। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी में चौधरी यासीन साहब को छोड़ के हम सब इकट्ठे हैं, क्योंकि चौधरी यासीन साहब ने उसका बाइकआउट कर दिया था, क्योंकि उनका एग्रीमेंट है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो चौधरी यासीन साहब सीडीए बेचने वालों में है, लिहाजा उनकी रिट पिटिशन में सिर्फ उन्होंने मेमोरेंडम को चैलेंज किया है, बाकी उन्होंने कोई और चीज चैलेंज नहीं की है। जबकि हमने और बाकी यूनियंस ने एमसीआई के पूरे स्ट्रक्चर को 1960 के ऑर्डिनेंस के हवाले से, फिर 3 एग्रीमेंट मेरे वालिद साहब के, फिर उसके बाद सीडीए का जो मुलाजिम है वो जो रेगुलर मुलाजिम है उसकी मराद के हवाले से हमने हर चीज को चैलेंज किया। उसमें हाई कोर्ट ने जो हुकूमती नुमाइंदे आए थे उनको डांट भी पिलाई है कि आप पाकिस्तान में कोई कानून और आइन नाम की चीज है। तो उसके हवाले से मुगल साहब
ये जदोजहद जारी है। और मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से एक और चीज बताना चाहता हूं कि ये मैंने एक लेटर आज अपने यूनियन लेटर हेड के ऊपर से लिखा है, और इसका जो मतन है वो है कि ये मैंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, अगर आप देख सकें इसको, अगर आपको ये नजर आ रहा हो। जी जी ये टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ये है, गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चरिंग पॉलिसी रिगार्डिंग CDA इज नॉट इन लाइन विद द लॉ and has put 16,000 families /786 daily wages future at risk of unemployment। ये मैंने एक बड़ा तफसीलन आज एक लेटर इमरान खान साहब को लिखा है। ये 3 पेजों पे मुश्तमिल है। इसमें मैंने तमाम तर खदशात जो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैंने इसमें मेंशन किए हैं, और मैंने हुकूमत पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से वक्त मांगा है कि वो हमें टाइम दें, क्योंकि ये 16,000 मुलाजमीन का मामला है, ये 16,000 खानदानों का मामला है, ये 786 डेली वेजेस मुलाजमीन का मामला है। ये अगर आप बेरोजगार करेंगे तो इस्लामाबाद के अंदर अफरा तफरी, अनारकी, अनएम्प्लॉयमेंट का एक स्लम आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो क्राइम का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा जब लोग बेरोजगार होंगे। तो जो हुकूमत पाकिस्तान, जो खान साहब के मुशीर हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर उनके नुमाइंदे बने हुए हैं, मैं आपको खुदा की कसम ये हकीकतन बताऊं कि ये खान साहब को बहुत गलत गाइड कर रहे हैं। ये इस्लामाबाद की 3 सीटें या मरी की सीटें सब CDA मुलाजिमीन की वोट की ताकत से तरीके इंसाफ इसको लेके हुकूमत में आई। अगर आप इन्हीं के हाथ काटना चाहते हैं तो कल कौमी इलेक्शन में तरीके इंसाफ ना इस्लामाबाद में नजर आएगी ना ऊपर नीचे नजर आएगी। लिहाजा हम भी खान साहब के वेल विशर हैं। मैं समझता हूं इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ तो मिलना चाहिए। तो हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम बिल्कुल दफा 144 को भी नहीं देखेंगे, हम कोरोना को भी नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर कोरोना से बचेंगे तो बेरोजगारी से मर जाएंगे। तो हम रोडों पे भी आएंगे, और जल्द 17 जुलाई हमारी अगली तारीख है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला पाशा ग्रुप अपने लाएमल का ऐलान करेगा और हम रोडों पे भी आएंगे। बहुत शुक्रिया इज्जत कमाल पाशा साहब, बहुत प्यारी बातें की आपने। और नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने एक तो हुसैन साहब को खत लिखा है जो सर जी बाबर भाई। जी माशाल्लाह जी, इज्जत भाई बहुत प्यारा इंटरव्यू हो गया। और थैंक यू सर। उसको वार्डन एक और सवाल करना था, वो वार्डन करने के बाद पहले मेरा कोई लाइट मैं तो उसी पे बैठा हुआ था अभी, तो हुक्म करें और कोई। लाइट का इशू था, ठीक है, तो बाकी ठीक हो गया इसका। ठीक है सर, तो बस इसका हमें भेजिएगा लिंक, ठीक है ना। फिर उसके एंड पे बेशक कुछ अपनी तरफ से जोड़ दीजिएगा, बेशक अगर आपने आगे ऐड करना होगा तो वाइंड अप कंक्लूजन। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, मैं तो मेहमान आया उधर जा रहा हूँ।